दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नई वेबसाइट हमने लॉन्च की है। मतलब वेबसाइट तो पुरानी है, डोमेन वही है alivetnariwisdom.com, लेकिन इसे दोबारा से बनाया है। इसे मतलब अच्छी तरीके से इसके अंदर कैटेगरीज बनाई हैं, तो आप इसे ज़रूर विज़िट करते रहें। बहुत एजुकेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स वगैरह इसमें हमने रखे हैं, और सारा जो भी एलिवेटरी विजडम का एक तरीके से मेरा ख़जाना है कंटेंट का या नॉलेज का, जो भी मैंने थोड़ा बहुत जमा किया है पिछले कुछ सालों में, उन्हें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से इस वेबसाइट पे अपलोड करता रहूँ ताकि वो सबके काम आए। तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें, इसे सब्सक्राइब भी करें वेबसाइट को भी, और लोगों के साथ इसे शेयर भी करें। और बताइएगा कि वेबसाइट में आप क्या देखना चाहते हैं, किन कैसे हम इसे कंटेंट वाइज इम्प्रूव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटनरी विजडम में। बहुत से फार्मर मुझे अपनी साइलेज की रिपोर्ट भेजते रहते हैं और पूछते हैं कि उसके हिसाब से फीड फार्मूलेशन कैसे होगा। नए डेयरी के जो स्टैंडर्ड्स आए हैं न्यूट्रिशन के, फीडिंग के, उनके हिसाब से अगर हम देखें तो आज के जो एनिमल की जेनेटिक सीलिंग है उसे अचीव करना मतलब आसान हो गया है। लेकिन जो डेटा ऐड हुआ है, जो नॉलेज ऐड हुई है डेयरी न्यूट्रिशन में, वो पहले से ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स बना रही है। वो चीजें जो पहले किताबों में लिखी जा चुकी हैं और जिसके अराउंड डेयरी न्यूट्रिशन घूमता है या घूमता था, वो बहुत चेंज हो चुकी हैं। देखने का नजरिया, एनिमल का जेनेटिक पोटेंशियल को हासिल करने की एक जो सिस्टम है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं पिछले कुछ सालों में जो रिसर्चेज हुई हैं। अब मैं आपको एक यहाँ पर साइलेज की रिपोर्ट दिखाऊंगा। ये रियल केस है और कहाँ जाकर लोग अटक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। और यहीं पे एक डेयरी न्यूट्रिशनिस्ट का या एक एक्सपर्ट का रोल क्लियर होता है। यही वजह है कि जो फार्मर एक बार हमारे साथ जुड़ते हैं, अगर वो ठीक से फॉलो कर लेते हैं चीज़ों को, तो उन्हें विजिबल रिजल्ट देखने को मिलते हैं और मिल रहे हैं। लेकिन इस इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ लोग होते हैं वो चीज़ें समझ जाते हैं जब उन्हें समझाई जाती हैं, लेकिन कुछ को ये लगता है कि बस ये ऐसे ही मतलब बोल रहे हैं, और वो फिर कुछ और ट्राई करने लगते हैं। हालांकि फिर वो जब कुछ और ट्राई करके कर लेते हैं तो फिर वापस आते हैं। तो बहरहाल उस बारे में बात नहीं है ये। मैं आपको एक रियल केस, एक रियल डेयरी फार्मर के केस को साइलेज, क्योंकि उनकी साइलेज जो रिपोर्ट आई थी उससे लेकर आपको समझाऊंगा। ये जो साइलेज की रिपोर्ट यहाँ पर दिख रही है, इसमें ड्राई मैटर जो है वो लगभग 26.3% है, और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। मैं आपको पूरा ये जो साइलेज की रिपोर्ट है ये भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पर डेटा है, उसे सिर्फ बताना है कि कौन सी चीज क्या होती है, किस जगह काम आती है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें ड्राई मैटर को छोड़ के हर चीज साइलेज के अंदर पूरी हो रही है ड्राई मैटर बेसिस पे। तो यहीं से हम इसको शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग पहली गलती यहीं पे कर देते हैं। वो जब इस रिपोर्ट को देखेंगे तो उनका पहला मतलब कहना यही होता है कि ठीक है, ड्राई मैटर थोड़ा कम है, लेकिन एनईएल, टीडीएन सब एक्सेप्टेबल है। और सच में अगर आप इसे ड्राई मैटर बेसिस पे देखें ना, तो एनईएल लगभग 1.17 मेगा कैलोरी पर केजी ड्राई मैटर के अराउंड है, और टीडीएन भी 60% के आसपास है। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से, डेयरी न्यूट्रिशन की किताब के हिसाब से, ये एक अच्छी मतलब अच्छे लेवल का, एवरेज में अबव लेवल का साइलेज है, और इससे रिस्पॉन्स आना चाहिए। लेकिन टेक्स्ट बुक और बायोलॉजी और जो तजुर्बा होता है मतलब फील्ड का, डेयरी न्यूट्रिशन का, वो यहीं पर मतलब दो रास्तों में बढ़ जाता है। टेक्स्ट बुक से अगर आप देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल ठीक लगेगा। अब जो 26.3% ड्राई मैटर है, इसका मतलब कि साइलेज थोड़ा सा गीला है या थोड़ा वेट है ना। इसकी जब हार्वेस्टिंग हुई होगी उस टाइम
जल्दी इसे काट लिया गया होगा, या इसके अंदर उस टाइम ये गीला होगा, है ना। तो इंटरनल जो इसके अंदर पानी है, जिसकी वजह से इसका ड्राई मैटर कम है। बाहर से जो साइलेज खरीदा जाता है उनमें भी अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। अब इसका मतलब ये है कि हर किलो ड्राई मैटर के साथ आप लगभग 3 किलो पानी र्यूमन में भेज रहे हैं। अच्छा, र्यूमन में फार्मर कहेगा पानी तो पीता ही है, मतलब पशु, तो पानी तो उसमें जा ही रहा है, अगर वो साइलेज के साथ जा रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यहाँ पर एक बात समझनी हमें होती है जो किताबों में नहीं लिखी है। जब आप बायोकेमिस्ट्री, थोड़ी फिजिक्स और ये सब चीजें पढ़ते हैं तब आपको पूरी पिक्चर समझ में आती है। ये पानी र्यूमन में जो साइलेज के साथ जाता है ना, ये न्यूट्रल नहीं रहता। एनिमल जो पानी पी रहा है वो न्यूट्रल पानी पी रहा है, वो एक मतलब पार्ट है उसके फीड का। ठीक है, जैसे मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट है, जो भी चीज होती है, विटामिन्स हैं, फैट है, प्रोटीन है, ये सब कंपोनेंट है फीड के। वैसे ही पानी भी है। लेकिन जब पानी फीड के साथ जाता है, फॉरेज के साथ जाता है, तो वो न्यूट्रल नहीं रहता। ये पानी फाइबर के साथ बाइंड होता है और फाइबर को का हाइड्रेट करता है, उसके अराउंड एक स्फेयर बना लेता है। अब जैसे मान लीजिए आप पानी पीते हैं, खाना खाया, पानी पिया। अब लोग कहते हैं कि गर्मी हो रही है यार और डिहाइड्रेशन हो रहा है, खीरा खाओ, खीरे के अंदर पानी होता है, तरबूज खाओ, खरबूजा खाओ। तो उनके अंदर जो पानी होता है वो बाइंड होता है उस पर्टिकुलर, जो तरबूज का या खरबूजे का ड्राई मैटर होता है उसके साथ। वो एक अलग तरीके का हाइड्रेशन करता है, वो इंटेस्टाइन में वो पानी रहता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे निकलता रहता है और आपको मिलता रहता है। यही यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है कि जो पानी साइलेज के साथ गया अंदर वो उसके साथ बाइंड रहता है। अब जरा आप फाइबर को देखिए। जो इसका CNDF है ड्राई मैटर बेसिस पे, वो लगभग 55% के आसपास है इस रिपोर्ट में। डाइजेस्टिबल NDF सिर्फ 21% के करीब है। इसका मतलब ये है कि फाइबर ज्यादा है लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा स्लो या पुअरली डाइजेस्टिबल है। डाइजेस्टिबिलिटी इसकी अ, ठीक नहीं है या ज्यादा नहीं है। अब इस फाइबर को जब इतना पानी मिलता है तो क्या होता है, जो एक तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी पहले से कम है, उसके बाद उसे हाइड्रेट भी कर दिया है पानी ने, वो वेट है साइलेज। तो जब फाइबर हाइड्रेट होता है तो वो स्वेल करता है, वो फूल जाता है और र्यूमन के अंदर एक डिस्प्रोपोर्शनेट जगह घेर लेता है। मतलब र्यूमन के अंदर एक स्पेसिफिक जगह है ना, जब हम इतने हाई पोटेंशियल के एनिमल्स को, जो जेनेटिकली हाई, जिनकी दूध प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, तो उनके अंदर र्यूमन की भी एक कैपेसिटी है, मतलब र्यूमन की एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा हम उसे भर नहीं सकते। और एक चीज जिसे मान लीजिए जगह लेनी चाहिए थी 1 यूनिट, वो 1.5 यूनिट घेर के बैठ गई, है ना। तो वो जो साइलेज है, वो वेट साइलेज है, वो अपने ड्राई मैटर के हिसाब से ज्यादा जगह अंदर जाके घेर लेता है। देखिए यहाँ पर इस बात को समझिए बहुत अच्छी तरीके से कि हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं कर रहे हैं कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है, कितना TDN है, कितना प्रोटीन है। हम यहाँ पे जगह की बात कर रहे हैं। समझे आप? अभी ये आपको बात समझ में आएगी कि जगह क्यों लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। यहीं पर पहला बायोलॉजिकल ब्रेक लगता है कि उसने जितनी जगह उस साइलेज को लेनी थी र्यूमन में, उससे ज्यादा जगह उसने ले ली। आपने तरबूज खाया जैसे, तो आपका पेट भर जाता है, जल्दी भर जाएगा। लेकिन वो एक मतलब क्योंकि उसमें पानी ज्यादा है ना। तो यही चीज गाय भैंसों में भी होती है। तो काऊ का जो इनटेक है इस पॉइंट पर एनर्जी देखकर रेगुलेट नहीं होता। इनटेक रेगुलेट होता है र्यूमन डिस्टेंशन से। और 26.3% जो ड्राई मैटर साइलेज र्यूमन को एनर्जी से पहले ही वॉल्यूम से भर देता है। मतलब ये जो ड्राई मैटर, ये जो साइलेज का ड्राई मैटर है, ये पहले ही मतलब उसने भर दिया। अभी एनर्जी की जरूरत थी लेकिन वो र्यूमेन ही भर गया पहले। ठीक है। तो इस स्टेज पर काऊ क्या फील करती है, काऊ को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है खाने में। र्यूमेन का पीएच आप देखेंगे तो वो नॉर्मल है। मतलब इस रिपोर्ट में भी लगभग साइलेज का जो पीएच है अगर आप देखें तो 4.33 है साइलेज का पीएच।
तो फर्मेंटेशन ठीक हुई है साइलेज की, लैक्टिक एसिड मॉडरेट है, एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड का जो रेशियो है वो नॉर्मल रेंज में है। इसलिए काऊ जुगाली बहुत अच्छे से करती है, कटचू उसका बहुत अच्छा रहता है, फीड छोड़ती नहीं है, पूरा फीड खाती है, फीड इनटेक अच्छा रहता है, और स्ट्रेस साइन भी नहीं दिखाती, गोबर वगैरह सब बहुत बढ़िया आपको नजर आता है। पर इनटेक एक इनविजिबल सीलिंग पर आकर रुक जाता है, एक अनदेखी दीवार से जाके आप टकरा जाते हैं। ठीक है। और यहीं से मिल्क रिस्पॉन्स का जो प्लेटू है, मतलब जो जहां से वो नहीं बढ़ता, वो चीज स्टार्ट होती है। अब इस साइलेज के साथ अगर आप फार्म पे देखें, अगर आपके फार्म पे 30-32 लीटर दूध चल रहा है, तो वो बिल्कुल लॉजिकल है, इतना चलता रहेगा, क्योंकि इस स्टेज पर काऊ अपनी अवेलेबल ह्यूमन स्पेस के अंदर ही काम चला रही होती है। लेकिन दूध इतना चल रहा होता है, लेकिन एनर्जी हीट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, बॉडी स्कोरिंग के लिए, उसके लिए अभी भी लिमिटिंग होती है। इस वजह से ये वाले एनिमल बीमार भी पड़ते हैं, मतलब इनमें बीमारी भी आ जाती है। अगर मतलब लीजिए मेट्राइटिस मेस्टाइटिस आ गई तो वो ठीक होने में टाइम लेती है, और ये प्रॉपर हीट में भी नहीं आते हैं ये वाले एनिमल, क्योंकि इस स्टेज पर काऊ अपनी जो अवेलेबल ह्यूमन स्पेस के अंदर ही काम चला रही होती है। थोड़ा सा आप इस स्टेज पे कंसंट्रेट बढ़ाते हैं तो स्टार्च या थोड़ा शार्प कर देते हैं तो मिल्क 36-32 लीटर तक पहुंच भी जाता है, 38 भी पहुंच जाएगा, और कभी कभी 40 पे भी चला जाता है। इसलिए फार्मर ये जो भी फीड का फॉर्मूला दे रहा है, उन्हें लगता है कि सिस्टम में मतलब दम है और ये जा सकता है ऊपर। लेकिन जैसे ही आप 40 को टच करते हैं और सोचते हैं कि यही जो सिस्टम, जिस सिस्टम ने से आपने 32 से और 36 पे और 38 पे पहुंचा दिया दूध को, उसी से आप 40 से ऊपर ले जाएंगे, तो ये सिस्टम रेजिस्ट करने लगता है, क्योंकि अब भी न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, जो स्पेस ह्यूमन के अंदर कम हो गया है, जो स्पेस पुश करने की आप कोशिश कर रहे हो, उसमें जगह नहीं बची है। अब जरा आप इस रिपोर्ट के स्टार्च को देखिए, जो एडजस्टेड स्टार्च है ड्राई मैटर बेसिस पे, वो लगभग 12% के करीब है, और जिलेटिनाइज स्टार्च 4% के आसपास है। मतलब एनर्जी का एक हिस्सा ऑलरेडी ह्यूमन से एस्केप कर रहा है या स्लो यूटिलाइज हो रहा है। तो एक तो इस साइलेज में स्टार्च पहले ही कम है, मतलब जो 18% के आसपास होना चाहिए, 18-20 कम से कम, तो वो 12% ही है, जो ग्लूकोज अंदर नहीं पहुंचा पा रहा। तो जो लो डीएमआई ड्राई मैटर के साइलेज होते हैं, उनमें एक और इल्यूजन क्रिएट होता है, फ्लूइड पैसेज इनका बढ़ जाता है, इसलिए डंग तो आपको नॉर्मल लगता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा ग्रेन भी दिखता है उसके अंदर, गोबर के अंदर आपको मक्का या अनडाइजेस्टेड फीड नजर आने लगता है। लेकिन ये कोई एक्यूट सिम्टम नहीं है, इससे कोई बहुत ज्यादा चीज एक्सप्लेन नहीं होती है। इसलिए लोग यही बोलते हैं कि र्यूमेन बिल्कुल ठीक है, और होता भी है, र्यूमेन में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असल में र्यूमन सिर्फ इतना हमें बता रहा होता है, इतना सिग्नल हमें दे रहा होता है कि मेरी जगह भर चुकी है, अब जो भी ऐड करोगे उसको किसी और चीज को हटाकर ऐड करना आपको पड़ेगा। अच्छा, आप ये कर भी चुके हैं, आपने जैसे ही 30-32 पे एनिमल चल रहा था तो आपने कंसंट्रेट बढ़ाया, स्टार्स थोड़ा शार्प किया, तो एनिमल ने जंप दिखा भी दिया। लेकिन जब 40 से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, और देखिए आज के टाइम में जो एनिमल की जेनेटिक पोटेंशियल है, इतने महंगे महंगे आप सीमेन यूज करते हैं, तो उन्हें 40 पे रखना तो कोई अकलमंदी नहीं है। मतलब 35-40 पे अगर रखना उन्हें कोई अकलमंदी नहीं है, क्योंकि 35-40 पे उनके बीमार होने की वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, 45 अबव 50-55 ये टच करने की है। लेकिन रखे हुए हैं हम 40 पर, तो इसका मतलब एनिमल को इतनी एनर्जी ही नहीं मिल रही है, तो जितनी भी एनर्जी उसे मिलती है वो सारी की सारी दूध बनाने में यूटिलाइज कर लेता है। तो वो एनिमल के इम्यूनिटी और फर्टिलिटी वगैरह के लिए इतनी एनर्जी नहीं बचती है, और एनिमल ऐसे वाले थोड़े बीमार होने की उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और यहीं से फिर नुकसान शुरू होते हैं। तो ये एक सबसे कॉमन गलती होती है, लोग प्रोटीन बढ़ाने लगते हैं जब उन्हें लगता है इसके बाद कि प्रोटीन बढ़ा दो दूध बढ़ जाएगा, लेकिन दूध नहीं बढ़ता, बाईपास फैट बाईपास प्रोटीन बढ़ाने लगते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि एफिशिएंसी थोड़ी इंप्रूव तो होती है, लेकिन मिल्क मूव नहीं करता ऊपर की तरफ, मतलब बढ़ता नहीं है, क्योंकि काउ प्रोटीन लिमिटेड नहीं है, जैसा हमने साइलेज में देखा।
काऊ की कोई एनर्जी भी लिमिट नहीं है कि काऊ को हम एनर्जी कम दे रहे हैं। उसका वॉल्यूम जो है वो लिमिटेड है। और नए जो स्टैंडर्ड्स हैं डेयरी न्यूट्रिशन के, उसमें ये बात साफ लिखी हुई है। पहले नहीं था, ये थी ये प्रॉब्लम जब तक एनिमल 30 लीटर दूध दे रहा था। आज से जो 10 साल पहले 15 साल पहले किताबें लिखी गई थी, उनमें ह्यूमन फिल का जिक्र ही नहीं होता था, क्योंकि एनिमल उस स्टेज तक पहुंचता ही नहीं था। सिर्फ एनर्जी को कंसीडर किया जाता था ड्राई मैटर इनटेक में। लेकिन अब एक ह्यूमन फिल का भी फैक्टर आ गया है कि गाय का अगर पेट ही पहले भर जाएगा उसकी एनर्जी पूरी करने से पहले, तो वो और खाएगी नहीं। सही है। तो जब वो और खाएगी नहीं, तो फिर वो दूध पे ही आकर उसका जो ब्रेक है वो हमें दिखेगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि इसी साइलेज का ड्राई मैटर अगर 30 या 31% होता। एनईएल सेम रहता, इसकी नेट एनर्जी लैक्टेशन सेम रहती, टीडीएन सेम रहता, प्रोटीन भी सेम रहता। सिर्फ इसका ड्राई मैटर जो है वो 30 या 31% के अराउंड हो जाता। तो क्या होता? तो ह्यूमन का फिजिकल स्टेट ऐसे में चेंज हो जाता। पानी कम आता, फाइबर के साथ जो हाइड्रेटेड फाइबर है उसका पानी कम हो जाता। तो फाइबर स्वेल कम करता, फाइबर की जो स्वेलिंग है वो कम होती। और सेम डीएन ड्राई मैटर में र्यूमन की जो ऑक्यूपेंसी है वो कम हो जाती। मतलब अ, उस र्यूमन में ज्यादा ड्राई मैटर आ जाता और पानी कम हो जाता। जो हाइड्रेटेड मतलब फाइबर है वो कम हो जाता। अब काऊ के पास ऐसे में एक चीज बढ़ जाती, उसका जो एक मतलब पॉइंट है वो बढ़ जाता। वो क्या होता है? वो होता है वॉल्यूम रिजर्व। देखिए, ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। मैंने जो आपको बताया कि जो पहले डेयरी न्यूट्रिशन की किताबें लिखी जाती थी उनमें इन बातों का जिक्र ही नहीं था, क्योंकि एनिमल उस स्टेज पे थे ही नहीं। ठीक है। अब वॉल्यूम रिजर्व जो है ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर बन गया है आज के एनिमल्स में, जिसकी वजह से एनिमल पुश नहीं हो पाते। क्योंकि मेरे पास जितने भी आप ही लोगों के मतलब फार्मर्स ही मुझे बताते हैं कि ये चल रहा है, ये साइलेज की रिपोर्ट है, ये फीड का फॉर्मूला है। मतलब कम से कम 25 फार्मर्स तो हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें मैं डायरेक्टली फॉर्मुलेशन दे रहा हूँ, और उन वो लोग मुझे बताते हैं। तो इससे काफी ज्यादा फील्ड की इंफॉर्मेशन मेरे पास भी आती है, जिसे फिर एनालाइज करते हैं, हमारा भी तजुर्बा बढ़ता है। और चीजों को जब रख के देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। और ये सिर्फ एक के साथ प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत लोगों के साथ है। प्रॉब्लम कम होता है क्योंकि फार्मर के पास खुद ही डेटा अवेलेबल नहीं है अपना, उसे खुद ही नहीं पता है। तो उसे लगता है कि यार ये भी जो मतलब चल रहा है ये भी वैसा ही है। तो अगर कोई जुड़ के रहता है कम से कम 3-4 महीने, मतलब जुड़ के काम करता है, तो वो तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखता ही है। क्योंकि चीजें हमें भी समझ में आती हैं, और जगह का जो डेटा है, जो तजुर्बा है, वो भी फिर इस्तेमाल होता है। तो आप जब कॉन्सेंट्रेट ऐड करते हैं, मतलब जब ज्यादा ड्राई मैटर दिया जा रहा है, साइलेज हमने ज्यादा ड्राई मैटर वाला दिया, जब ऐसे में कॉन्सेंट्रेट ऐड होता है, तो स्टार्च डाइजेस्टिबिलिटी उसमें हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट सिर्फ र्यूमन में भरते ही नहीं है, मिल्क में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि ग्लूकोज का स्पाइक आता है, ग्लूकोज का स्पाइक आता है, इंसुलिन का स्पाइक आता है, इंसुलिन का स्पाइक आता है, तो वो फिर ग्रोथ हार्मोन उससे बढ़ता है, और ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो दूध बढ़ता है ना? तो यहीं से हम 40 से 45 का जो जंप होता है उससे मतलब इमेजिन कर सकते हैं या उसे ले सकते हैं। 45 के बाद फिर 50 पे के लिए अगर हमें जाना है तो फिर वही एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो इस वजह से 30 से 35 का जंप, 35 से 40 का जंप, 40 से 45 का जंप, और 45 से फिर ऊपर का जो जंप होता है, हर एक में फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये जो वॉल्यूम रिजर्व वाला फैक्टर है और साइलेज में जो ड्राई मैटर का मतलब एक कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा हमें अ, देखना होता है, मतलब उस जंप लगाने से पहले। तो जब अगर आप मुझसे कांटेक्ट करें फॉर्मुलेशन के लिए, तो कोशिश करें अपने साइलेज का कम से कम ड्राई मैटर तो बता दें। ठीक है। ड्राई मैटर के लिए कोई बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, आप आम लैब में भी करा सकते हैं, खुद घर में भी कर सकते हैं। मैंने अपनी डेयरी ट्रेनिंग में बताया कि घर में कैसे ड्राई मैटर को का हम पता लगा सकते हैं। अगर हमें सिर्फ ड्राई मैटर भी पता चल जाए तो हम साइलेज से को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो यही वजह है कि मैं बार-बार कहता हूँ कि 30 से 40 लीटर पे आना आसान होता है, क्योंकि वहां तक काऊ एनर्जी डेंसिफिकेशन से काम अपना
चला लेती है। लेकिन 40 से 45, 45 से 50 मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ काऊ न्यूट्रिशन नहीं, फिजिक्स फॉलो कर रही होती है। यहाँ पर कोई बायोकेमिस्ट्री या न्यूट्रिशन का मसला नहीं है कि आप कुछ बाईपास फैट बढ़ा देंगे, बाईपास प्रोटीन बढ़ा देंगे और दूध एक्स्ट्रा ले लेंगे। वहां पर फिलिंग का मसला होता है। यही भैंसों में आती है प्रॉब्लम। भैंसों का जो र्यूमेन होता है, उसको अगर आप देखें तो एनिमल ब्लॉकी होते हैं। ठीक है। उन्हें भूसा वगैरह ज्यादा खिलाया जाता है, ड्राई फॉडर ज्यादा खिलाया जाता है। इसी वजह से जब ही जैसे ही उन्हें थोड़ी सी खल दी तो एनिमल जंप कर जाता है खल वगैरह में, या उसे थोड़ा सा वो दिया हमने, मक्का वगैरह दिया तो एनिमल जंप कर जाता है। हालांकि वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी फिजिक्स से काम लेना होता है। तो जब साइलेज का ड्राई मैटर 26-27% हो, मैंने तो मतलब 25-25% वाले ड्राई मैटर वाले साइलेज मैं देख रहा हूँ आजकल। तो आप 25-26% ड्राई मैटर पे आप फिजिक्स के मतलब अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता है। तो आप उससे जीत ही नहीं सकते हैं। उस चीज से आप कुछ भी उसे दे दें, कोई भी फॉर्मुलेशन खिला दें, कोई भी सप्लीमेंट दे दें, तो आप सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं ऐसी स्टेज में। और यहाँ पर सबसे पहली चीज यही होती है कि हम उसे समझ लें। मतलब अपनी कंडीशन को समझ तो लें कि हम फंसे हुए कहाँ हैं। निकलेंगे तो तब हम उससे, तभी जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर अटके हुए हैं। तो इस केस में भी सॉल्यूशन न्यूट्रिएंट्स ऐड करने से, डायरेक्ट न्यूट्रिएंट ऐड करने से, कंसंट्रेट बढ़ाने से नहीं आया। हालांकि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया। एनिमल ने 44, 45, 46 टच किया, फिर इसके बाद ना वो गया ऊपर तक। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें उसमें इंटरवीन करना पड़ा। तो ये सॉल्यूशन जो यहाँ पर समझने की जरूरत है, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाई गई है, वो ये है कि र्यूमन की जगह कौन सी चीज ऑक्यूपाई कर रही है। अगर हाई वाटर ग्रीन फॉडर सबसे पहले सस्पेक्ट होता है, मान लीजिए आप भूसा दे रहे हैं, साइलेज दे रहे हैं और ग्रीन फॉडर दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि पानी सबसे ज्यादा किस में है। तो सबसे ज्यादा पानी जाहिर सी बात है ग्रीन फॉडर में आएगा, उसमें 18%, 20% ड्राई मैटर होता है, बाकी पानी रहता है। तो लोग क्या करते हैं कि भूसे को कम करते हैं। जब दूध नहीं बढ़ रहा होता तो भूसे को कम करेंगे, जो स्ट्रॉ होती है, तूड़ी होती है, उसे कम करके सोचते हैं। तो वही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो र्यूमन का मैट स्ट्रक्चर है ना, वो भूसा ही बना रहा होता है, जहां पर बैक्टीरिया जाकर मतलब बैठते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। उसी चीज को फार्मर सबसे पहले तोड़ता है, तूड़ी कम करता है। जबकि उसे क्या करना चाहिए, ग्रीन फॉडर को कम करना चाहिए। सही है। फिर साइलेज की बारी बारी आती है। लेकिन ये सब चीजें भी ऐसे ही कम नहीं हो जाती हैं कि इसे थोड़ा सा कम कर दो और आप सोचें कि यार डॉक्टर साहब ने उसमें वीडियो में बताया था कि उसे कम कर दो और जगह मिल जाएगी। हर चीज एक रेशो में काम कर रही है। तो स्ट्रॉ को हटाना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो र्यूमन के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। साइलेज को ब्लाइंडली कम करना भी सिस्टम को अनस्टेबल करता है कई बार। इसलिए अगर इस फार्म को 40 से ऊपर हमें ले जाना है, इस टाइप के फार्म को, तो पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा सप्लीमेंट लगाएं। पहला सवाल ये होता है या होना चाहिए कि 26.3% ड्राई मैटर साइलेज के साथ र्यूमन में एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए जगह कैसे बढ़ाएं। साइलेज तो आपको देना ही है ना, और साइलेज तो एक ही बार बनता है साल में। तो जब आप ये सवाल सही जगह पूछ लेते हो तो पूरा राशन बिहेवियर प्रेडिक्टेबल हो जाता है। ठीक है। तो हमें राशन के बिहेवियर को ही प्रेडिक्ट करना होता है। तो अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करें अपने फार्म में न्यूट्रिशन ऑडिटिंग के लिए या न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए, या पहले कांटेक्ट किया हो आपने और आपको लगा हो कि यार नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो आप इस नजरिए से सोचिए। और जब चाहे मेरे साथ करें काम या किसी और के साथ भी करें, इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। ठीक है। कंसंट्रेट पे लोगों के दिमाग में क्या है एक प्रॉब्लम, मतलब दिमाग में भी क्या है कि सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, सोच ही ऐसी बनी हुई है, अप्रोच ही शुरू से ऐसी बनी हुई है कि हर चीज हम सोचते हैं कि हम दवाइयों के कंधे पे डाल दें, सप्लीमेंट्स के कंधों पे डाल दें। इसी वजह से सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनियां फलती फूलती रहती हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम, फीड बनाने वाले फलते फूलते रहते हैं, लेकिन फार्मर जो है वो अनटच्ड रहता है, परेशान फार्मर ही रहता है। उसके यहाँ फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उसके यहाँ
इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, एनिमल बीमार पड़े हैं, मेट्राइटिस है, जेर ठीक से नहीं गिरी, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एनर्जी का जो सिस्टम है एनिमल का यूटिलाइज करने का, पिछले सालों के जो जेनेटिक सिलेक्शन है उसमें वो बदला है। एनिमल की प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ गई है, वेट वगैरह भी थोड़ा बढ़ा है पहले से, लेकिन हम अभी भी पुराने ढर्रों पे ही चल रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो साइलेज का ड्राई मैटर है ना, वो कोई बैकग्राउंड नंबर नहीं है कि बस हमने करा लिया, अच्छा ये रिपोर्ट आई, ठीक है। ये पूरे सिस्टम का एक्सेस है। मैं ये तो कम ड्राई मैटर वाली रिपोर्ट थी, मैं एक रियल ड्राई मैटर वाली रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा, और ये भी दिखाऊंगा उसमें कि साइलेज को पढ़ा कैसे जाता है, साइलेज की रिपोर्ट को, ताकि आप अपने फार्म में इम्प्रूवमेंट ला सकें। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फॉर्मुलेशन लेना चाहते हैं, फार्म के लिए एडवाइस लेना चाहते हैं, अपना फीड अगर खुद बनाते हैं, क्योंकि अगर फीड बाहर से ले रहे हैं बना बनाया और सोच रहे हैं कि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर लूँ, तो वहाँ पे बहुत कम गुंजाइश होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हम एनिमल को दे क्या रहे हैं। साइलेज तो एक अलग चीज़ है, लेकिन कंसंट्रेट में क्या जा रहा है वो हमें नहीं पता होता अगर हम बाहर का फीड इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं इम्प्रूवमेंट के, जैसा चल रहा होता है वो बहुत गनीमत होती है। तो हम ड्राई मैटर से इसे शुरू करते हैं, ड्राई मैटर का नंबर चाहे भैंसे हो चाहे गाय हो, और इसी एक्सिस पे हम पूरे मतलब राशन को फॉर्मुलेट करते हैं और हर एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट, और इसी तरीके से किसी वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू। प्रिय डेयरी फार्मर्स, अब समय आ गया है कि आप पुराने तौर तरीकों को छोड़कर डेयरी फार्मिंग की मॉडर्न साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को सीखिए, जो आपके लिए उन्नति की नई राहें खोलेंगी। डेयरी फार्मिंग पुराने ढर्रों से निकलकर दिन प्रतिदिन तकनीकी रूप से विकसित हो रही है। इसके लिए अली वेटरनरी विजडम आपके लिए लेकर आए हैं एक फुल ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग कोर्स, जिसे करके आप बेसिक डेयरी फार्मिंग की जानकारी से लेकर एडवांस आधुनिक तकनीकें भी सीख पाएंगे। इस कोर्स में आप मॉडर्न डेयरी काउ ब्रीड्स के बारे में जानेंगे, डेयरी फार्म और इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिशन काउ मैनेजमेंट, काउ न्यूट्रिशन, फीड फॉर्मुलेशन, काफ मैनेजमेंट, हीफर के तैयार करने का तरीका, मस्टाइटिस, डिजीज कंट्रोल आदि। इस कोर्स में नोट्स के साथ 150 से अधिक वीडियो हैं, जिनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मतलब सिर्फ एक बार खरीद कर कोर्स आपका, जिसे आप जब चाहें और जितनी बार चाहें देख सकते हैं। इस कोर्स पर डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अब भी हमारे ऐप अली वेटरनरी विजडम को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। बेहतर पशुओं के चयन के चलते डेयरी पशुओं में दूध उत्पादन की आनुवंशिक क्षमता लगातार बढ़ रही है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स विज्ञान और मॉलिक्यूलर सिलेक्शन मार्कर पहचान के उपयोग से इस उत्तम पशुओं की चयन प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है, जो आनुवंशिक सुधार की अभूतपूर्व गति को दर्शाता है। इस बढ़े हुए दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए पशुओं को उच्च पोषण स्तर की जरूरत होती है, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में शामिल होने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कई किसान पशु पोषण के तेजी से विकसित हो रहे विज्ञान के बारे में नहीं जानते, जिससे फीड बनाने में गलतियां होती हैं। अच्छे से अच्छा पोषण देने की कोशिशों के बावजूद किसान अक्सर अपने पशुओं की पोषण संबंधी जरूरतों को ठीक से नहीं समझ पाते, जिसके चलते उनके पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिल पाता। IMN पायरोफोर्स डेयरी किसानों की पोषण संबंधी प्रोटोकॉल का ऑडिट करके और उनके डेयरी पशुओं की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त फीडिंग प्रोटोकॉल तैयार करके उनकी मदद करता है। हम कम से कम प्रोडक्ट के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं और पशु के दूध उत्पादन के चरण के आधार पर केवल आवश्यक पोषक तत्वों की सिफारिश करते हैं। हमारा काम तब शुरू होता है जब पशु बछड़े के जन्म के आसपास ट्रांजिशन चरण में प्रवेश करते हैं। यह वो समय होता है जब पशुओं को संतुलित पोषक तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ताकि वह ठीक से और बिना बीमार हुए दूध उत्पादन वाले चरण में प्रवेश कर सके। बछड़े के जन्म की तारीख से अपेक्षाकृत 3 हफ्ते पहले हम नेगेटिव डी-कैट प्रभाव को बनाने और जरूरी कैल्शियम जुटाने के लिए एक ट्रांजिशन फीड कार्यक्रम शुरू करते हैं, जो बछड़े के पैदा होने तक दिया जाता है। इस ट्रांजिशन फीड का आधार होता है हमारा सर्वोत्तम उत्पाद क्लोरोमेट। इसके बाद बछड़े के जन्म के दिन कैल्सीगेन का घोल पशु को बछड़ा पैदा होने के तुरंत बाद पिलाया जाता है। यह घोल पशु के खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिजों और ऊर्जा की भरपाई करता है, जिससे बछड़े के जन्म की प्रक्रिया सुचारू होती है और इससे पशु तुरंत फीड खाना शुरू कर देता है। ब्याने के बाद जब पशु कैल्सीगेन का घोल पी लेता है तो पहले दिन से ही हमारा खास तौर पर तैयार किया गया लैक्टेशन फीड दिया जाता है, जिसे रोमेनिया, पायरोसैक और पायरोमिन के साथ
संतुलित करके तैयार किया जाता है। इस फीड को पशु बड़े चाव से खाता है। पहले 7 से 10 दिनों में पशु को 2 चुनौतियों का सामना करना होता है, एक हाइपोकैल्सीमिया और दूसरा कीटोसिस। इन्हें रोकने के लिए हम मेटाक्योर और कीटोफेंड का उपयोग करते हैं, जो अधिकतम दूध उत्पादन हासिल करने के लिए और बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। हमारे फार्मूलेशन से बनाया गया लैक्टेशन फीड पशु के ड्राई मैटर इनटेक में कमी नहीं आने देता। इस पोषण और प्रबंधन के चलते एक बार पशु ट्रांजिशन के इन 42 दिनों के फेर से ठीक से निकल जाता है तो आगे दिक्कत नहीं आती। इसके बाद तो फार्मर को सिर्फ हमारा फॉर्मुलेट किया हुआ पशु आहार देना होता है और दूध लेना होता है। इन प्रोटोकॉल्स और प्रोडक्ट्स की एक खास श्रृंखला के जरिए आपके जानवर स्वस्थ और उत्पादक बने रहते हैं, जिससे बीमारी का खतरा कम होता है। कई किसानों के साथ हमारे संबंधों ने हमें यह सिखाया है कि डेयरी पशुओं के प्रबंधन के लिए अलग अलग फार्म के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाने की जरूरत होती है, जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता और पशुओं की उत्पादन क्षमता जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। हमारे प्रोटोकॉल का पालन करके और चरण विशिष्ट उत्पादों का इस्तेमाल करके हम उत्पादन में कम से कम 15 से 35% सुधार कर सकते हैं और कुल खर्चों में कमी सुनिश्चित कर सकते हैं। IMN पायरोफोस किसानों को बेहतरीन पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए जरूरी ज्ञान और उपकरणों से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा समग्र दृष्टिकोण पोषण संबंधी जरूरतों, पर्यावरणीय कारकों और डेयरी परिणामों को प्रभावित करने वाली प्रबंधन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। हम किसानों को डेयरी विज्ञान और पोषण में नवीनतम प्रगति से अपडेट रखने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा समुदाय बनाना है जहां किसान अपने अनुभव साझा कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें, ताकि हम एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में बढ़ सकें जहां पशु और किसान दोनों ही समृद्ध बन सकें। IMN पायरोफोस को चुनकर आप अपनी सफलता और अपने डेयरी पशुओं के कल्याण के लिए एक प्रतिबद्ध साथी का चयन कर रहे हैं। हम डेयरी किसानों को पशु पोषण संबंधी सलाह और प्रजनन समस्याओं से जुड़े मुद्दों के लिए तकनीकी सलाह भी देते हैं। यदि आप अपना फीड बनाकर अपनी फार्मिंग को आर्थिक रूप से और अधिक लाभकारी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे उच्च क्वालिटी के फीड प्रीमिक्स से खुद का फीड बनाएं और उत्पादकता में वृद्धि करें। अधिक जानकारी और उत्पाद की उपलब्धता के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं या 9871584101 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें।